अभी मैं गंगा के साथ में कुछ एपिसोड्स को डाल रहा हूँ, बाकी मॉर्निंग में डाल दूँगा। कल सारे सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे इंक्लूडेड टुडे। बाकी 2-3 दिन और एपिसोड कंटिन्यूस दूंगा मैं। उसके बाद डेली आना शुरू हो जाएंगे आपके एपिसोड, अल्टरनेटिव में नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए कल मॉर्निंग शाम तक मैं कल प्रोवाइड करूँगा एपिसोड्स को, बाकी आज 1-2 प्रोवाइड कर दूँगा। हाँ, इसे मार डालो। ये लड़का डेमन टेमा है, उस कुत्ते के साथ लड़ता है। अगर इसे मार दिया तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और सारे डीमंस इसके काबू में नहीं रहेंगे। जल्दी करो ब्रदर अर्पित, इसे खत्म कर दो। अर्पित की बात सुनते ही गुकेश के पक्ष के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। उधर रोनी और बाकी लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अर्पित सोल कंडेंसेशन रेल्म के मिड स्टेज में था, जबकि गंगा अभी अर्ली स्टेज में। अगर अर्पित पूरी ताकत से हमला करता और गंगा को अचानक पकड़ लेता तो वह कैसे बच पाता? रोनी ने भौहें सिकोड़ लीं। वह गंगा की मदद करना चाहता था, लेकिन खुद 2 पीक ची कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स के द्वारा दबाया हुआ था और निकल नहीं पा रहा था। जोशी फैमिली के बाकी लोग भी चिंतित थे। उन्हें न सिर्फ गंगा की चिंता थी, बल्कि अपनी जान की भी, क्योंकि अगर गंगा मारा गया तो वह शक्तिशाली बड़ा पीला कुत्ता भी उनकी मदद नहीं करेगा। अभी तक वे उसी की वजह से टिके हुए थे, वरना कब के खत्म हो चुके होते। लेकिन रविंद्र के मन में अलग ही भावना थी। उसे अर्पित पर दया आ रही थी, क्योंकि वह जानता था कि गंगा की असली ताकत क्या है। उसकी शक्ति डापाओ से कम नहीं थी। राजनाथ जैसा लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन जीनियस भी गंगा के हाथों मारा जा चुका था। ऐसे में अर्पित का अंत तो तय ही था। बच्चे, मर जा। अर्पित ने गरजते हुए अपने हाथ में पकड़ी 1 पैटर्न शैन लेवल तलवार उठाई और गंगा पर वार किया। विंड आइज। उसने विंड बेस्ड सुपरनैचुरल पावर का प्रयोग किया। उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस 7th लेयर की हाउलिंग विंड थी। हवा की डिवाइन कॉन्शियसनेस कई प्रकार की होती है। गेल, स्टॉर्म, व्हर्लविंड, विंड वॉल और हाउलिंग विंड, हर एक की अपनी विशेषता होती है। आइस विंड विशेष रूप से ध्वनि आधारित होती है, जो हवा के साथ एक अजीब कंपन पैदा करती है, जिससे न सिर्फ अटैक की स्पीड और पावर बढ़ती है बल्कि ओपोनेंट का मन भी विचलित होता है। तलवार की किरण सीटी जैसी आवाज के साथ आगे बढ़ी, जैसे कोई दुख भरी धुन बज रही हो। लेकिन गंगा का सोल तुरंत सक्रिय हुआ और उसने उस ध्वनि को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जहां तक अटैक की बात थी, वह भी उसके लिए कोई खतरा नहीं था। गंगा ने तुरंत अपना ब्लेजिंग फ्लेम स्वॉर्ड निकाला। तलवार पर फ्लेम पैटर्न एक्टिवेट हुआ और वह लाल होकर प्रज्वलित होने लगी। 8 स्टार्स अलाइंड। उसने एक वार किया। 8 इंटरकनेक्टेड स्टार स्वॉर्ड एनर्जीज प्रकट हुई। साथ ही फायर ड्रैगन इंटेंट और गेल इंटेंट दोनों को रिलीज किया, जिससे उसकी अटैक पावर कई गुना बढ़ गई। रॉ, आग के ड्रैगन की गर्जना पूरे पैसेज में गूंज उठी। 8 स्टार्स एक जियोमेट्रिक फॉर्मेशन में जुड़ गए और अर्पित के अटैक को पूरी तरह दबा दिया। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। बूम! अर्पित का अटैक तुरंत टूट गया और 8 स्टार्स उसकी ओर बढ़ते चले गए। आह! अर्पित के चेहरे पर डर छा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अर्ली स्टेज कल्टिवेटर इतना खतरनाक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, गंगा ने 2 अलग-अलग डिवाइन कॉन्शियसनेस, फायर ड्रैगन और गले, दोनों को एक साथ समझ लिया था। ये तो असंभव जैसा था। घबराकर अर्पित भागने के लिए मुड़ा, लेकिन 8 स्टार्स ने उसका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। बूम! अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर फट गया। खून और मांस के टुकड़े हवा में बिखर गए। कुछ भी नहीं बचा, ना शरीर, ना हड्डी। सिर्फ उसकी तलवार और स्टोरेज रिंग नीचे गिर पड़ी। ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। सबके चेहरों पर हैरानी थी। वे सोचते थे कि गंगा सिर्फ एक डेमन टेमर है और असली ताकत उसका कुत्ता है, लेकिन अब साफ था कि उसकी अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी उतनी ही भयानक है। इतना, इतना शक्तिशाली, क्या यह अपनी कल्टिवेशन छुपा रहा था? नहीं, ये स्टार टेक्निक और डुअल डिवाइन कॉन्शियसनेस की वजह से इतना ताकतवर है। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, मुझे याद आया, डुअल इंटेंट, ये ड्रैगन मार्शल अकेडमी वाला गंगा तो नहीं, वही जिसने रॉयल फ्लाइंग क्लाउड चैरियट चुराई थी? ये सुनते ही जोशी फैमिली के लोग भी चौंक गए। गंगा का नाम सबको पता नहीं था, लेकिन हाई लेवल लोगों के बीच वह पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था। रोनी ने उसे देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह वही गंगा है।
गंगा ने बिना समय गंवाए स्टोरेज रिंग और तलवार उठा ली और चिल्लाया, कैनन, शुरू हो जाओ, आज ढिलाई मत करना। फिर वह गले फोर्स पर सवार होकर गुकेश और कनिका की ओर तेजी से बढ़ा, जो रोनी को घेर रहे थे। रोनी बुरी तरह घायल था, उसे तुरंत मदद चाहिए थी। गंगा को आते देख गुकेश की आंखों में हत्या की चमक उभरी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने अभी तक डुअल इंटेंट फ्ले जीनियस को नहीं मारा, आज देखता हूं तुम में कितनी ताकत है। उसने रोनी को छोड़ दिया और अपने 2 पैटर्न शैन स्पेयर के साथ गंगा पर टूट पड़ा। कनिका, इस बूढ़े को खत्म कर, ये लड़का मेरा है। कनिका ने हंसते हुए कहा, ये बूढ़ा तो वैसे ही मरने वाला है, अभी खत्म करता हूं। उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ। कैनन हवा में उछला और उसने एक भयंकर डेमोनिक एनर्जी अटैक छोड़ा, जिसने तुरंत एक मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर को मार गिराया। गुकेश ने भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाया, आर्य, जेली, तुम दोनों मिलकर इस कुत्ते को अभी खत्म करो। दोनों लेट स्टेज एक्सपर्ट्स तुरंत आगे बढ़े और कैनन को घेर लिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से सबसे शक्तिशाली अटैक्स छोड़े। 2 भयानक एनर्जी बीम्स कैनन की ओर बढ़ीं, जिनकी ताकत किसी भी लेट स्टेज कल्टिवेटर को खत्म करने के लिए काफ़ी थी। जोशी फैमिली के लोगों के दिल धड़कने लगे। अगर कैनन मारा गया तो उनकी ताकत आधी से भी कम रह जाएगी। लेकिन कैनन की आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। उसने न तो पीछे हटने की कोशिश की, न ही बचने की, बल्कि सीधे उन दोनों अटैक्स की ओर बढ़ गया, मानो उन्हें कुचलने जा रहा हो। जब सभी ने देखा कि कैनन ने 2 लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स के फुल फोर्स अटैक से बचने की कोशिश भी नहीं की, तो सबके चेहरे बदल गए। ये कुत्ता हद से ज़्यादा घमंडी है। तुम सिर्फ अर्ली स्टेज सोल कंडेंसेशन के एक डेमन बीस्ट हो, चाहे अभी कितने भी भयानक क्यों न दिख रहे हो। इस तरह के हमले को झेल पाना तुम्हारे लिए असंभव है। ये सोच लगभग हर किसी के मन में आ रही थी। लेकिन तभी सबकी नज़रों के सामने एक अजीब दृश्य हुआ। कैनन के शरीर से हल्की नीली ठंडी ऊर्जा निकलने लगी। देखते ही देखते वह पूरी तरह उस ठंडे ऑरा में लिपट गया और उसके शरीर पर बर्फ की एक लेयर जम गई। ये बर्फ मोटी नहीं थी, लेकिन उसकी सॉलिडिटी ऐसी थी जैसे वह किसी अटूट धातु से बनी हो। उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अचानक फ्रीजिंग वेस्टलैंड में बदल गया। हवा में मौजूद नमी भी तुरंत जमकर छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में बदल गई। सबके मन में एक ही सवाल था, इतनी शक्तिशाली कोल्ड एनर्जी, क्या ये कोई आइस एट्रीब्यूट डेमन बीस्ट है? लेकिन गंगा को सच्चाई पता थी। ये शक्ति कैनन को उस 10th एंड ईयर आइस एसेंस से मिली थी, जिसे उसने पहले खा लिया था। सच में, खाने के कारण ही कैनन की पूरी जिंदगी बदल गई थी। एक साधारण कुत्ते से एक टेरिफाइंग बीस्ट तक का सफर। इसी बीच आर्य और जेली के अटैक्स कैनन से टकरा गए। एक जोरदार धमाके के साथ कैनन पूरी तरह वायलेंट एनर्जी फ्लो में घिर गया। बर्फ की लेयर टूटती हुई दिखाई दी, जिससे लगा कि उसकी आइस आर्मर टूट चुकी है। लेकिन अगले ही पल उस एनर्जी स्टॉर्म से एक शैडो बाहर निकली। वह कैनन ही था। उसकी आइस आर्मर टूटी जरूर थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शरीर पर हल्की चोटें थीं, खून भी निकल रहा था, लेकिन वह बिल्कुल बेपरवाह था। वुफ! एक जोरदार गर्जना के साथ उसने अपने मुंह से डेमोनिक एनर्जी का एक शक्तिशाली ब्लास्ट छोड़ा, जो सीधे आर्य की ओर बढ़ा। साथ ही उसने अपने पंजे से एक चिलिंग ऑरा छोड़ी, जो जेली की ओर गई। एक अर्ली स्टेज बीस्ट होकर 2 लेट स्टेज एक्सपर्ट्स पर एक साथ हमला करना, ये देखने में पागलपन था। लेकिन जैसे ही लोगों ने इन अटैक्स की शक्ति महसूस की, उनके चेहरे बदल गए। डेमोनिक एनर्जी बेहद कंडेंस्ड थी। उसकी स्पीड और पावर किसी भी तरह कम नहीं थी, बल्कि और भी ज़्यादा खतरनाक थी। और वह चिलिंग ऑरा उसकी ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। दूर खड़े लोग भी उसे महसूस कर सकते थे, जैसे उनका खून तक जमने वाला हो। आर्य और जेली तुरंत डिफेंसिव स्टांस में आ गए। लेकिन आर्य का डिफेंस बेकार गया। डेमोनिक एनर्जी ने उसकी सारी रुकावट तोड़ दी और सीधे उस पर जा लगी। बूम! खून का विस्फोट हुआ और आर्य हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। उसका शरीर चकनाचूर हो गया। वह जिंदा तो था, लेकिन लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं रहा। उधर जेली ने अपने अटैक से उस कोल्ड ऑरा को रोकने की कोशिश की, लेकिन कैनन ने उसे कंट्रोल करते हुए दिशा बदल दी। अगले ही पल वह ठंडी ऊर्जा जेली को छू गई। बस छूते ही उसका शरीर जमने लगा। पहले एक पतली फ्रॉस्ट लेयर, फिर वह तेजी से मोटी होती गई और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह आइस स्टैचू बन गया।
उसका शरीर ही नहीं, उसकी मांसपेशियां, खून, दिल, दिमाग, सब कुछ जम गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल वे भी जम गईं। अब वो पूरी तरह डेड स्टेट में था, एक बर्फ का पुतला। उसका शरीर हवा में टिक नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। धड़ाम। जमने के कारण उसका शरीर पत्थर जैसा हो गया था और जमीन से टकराते ही वह टुकड़ों में बिखर गया। खून भी नहीं निकला, क्योंकि वह भी बर्फ बन चुका था। ये दृश्य देखकर गुकेश के लोगों के दिल कांप उठे। 2 लेट स्टेज एक्सपर्ट्स मिलकर भी कैनन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि खुद मारे गए। ये कुत्ता नहीं, ये तो एक राक्षस है। वुफ वुफ। कैनन ने खुशी से आवाज निकाली, जो उसके भयानक रूप के बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर ठंडी हो गईं। उसका बैटल इंटेंट फिर से उभर आया और वह सीधे उन लोगों की ओर दौड़ा जो रविंद्र को घेर रहे थे। गुकेश का चेहरा बदल गया। अब उसे समझ आ गया कि कैनन को रोकना आसान नहीं है। अब सिर्फ पीक सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स ही उसका सामना कर सकते थे। उसने तुरंत चिल्लाया, कनिका, जल्दी उस बूढ़े को खत्म करो और मदद के लिए आओ। लेकिन कनिका ने गुस्से में जवाब दिया कि रोनी उतना कमजोर नहीं है जितना दिखता है। वो अब तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा था, इसलिए उसे हराने में समय लगेगा। इतना कह ही रहा था कि रोनी ने मौका पाकर उसे जोरदार वार कर दिया। अब कनिका के पास बात करने का समय नहीं था, उसे पूरी तरह डिफेंस में जाना पड़ा। गुकेश ने दांत भींच लिए। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, गंगा को तुरंत मार देना। अगर गंगा मर गया तो उसका डेमन बीस्ट भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और शायद सभी पर हमला करेगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। उसने अपनी 2 पैटर्न शैन वेपन तलवार उठाई और गंगा पर वार किया। द डिवाइन सेंस फेसेस द हेवंस। जैसे ही उसने अटैक किया, उसकी ऑरा कई गुना बढ़ गई। उसकी ट्रू एसेंस वायलेंट हो गई और यह साफ था कि अब तक वह अपनी असली ताकत छुपा रहा था। उसने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस भी रिलीज की। 8 फोल्ड स्टील इंटेंट। स्टील इंटेंट बेहद प्योर होती है, जो अटैक और डिफेंस दोनों को कई गुना बढ़ा देती है, खासकर जब हथियार के साथ उपयोग हो। उसकी तलवार की रोशनी सैकड़ों मीटर तक फैल गई। उसका प्रेशर इतना भयानक था कि हवा खुद रास्ता छोड़ रही थी और पूरे पैसेज में थंडर जैसी आवाज गूंज रही थी। यह अटैक देखकर दोनों पक्षों के लोग दंग रह गए। ये पीक सोल कंडेंसेशन लेवल का टॉप टियर अटैक था। गुकेश के साथियों की आंखों में उम्मीद लौट आए। लेकिन उसी समय कैनन उनके ऊपर टूट पड़ा और वे डर के मारे भाग खड़े हुए। अब किसी में भी कैनन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उधर गुकेश ने गंगा की ओर देखकर दहाड़ा, तुम खुद को जीनियस कहते हो, अब देखते हैं मेरे इस वार को कैसे झेलते हो। गंगा पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने धीरे से कहा, अब समय आ गया है मिरर इमेज टेक्निक का। गुकेश का अटैक इतना जबरदस्त था कि वहां मौजूद लगभग हर व्यक्ति को यकीन हो गया कि इस बार गंगा बच नहीं पाएगा। सभी के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। खत्म हो गया। गंगा अब नहीं बचेगा। वह चाहे कितना भी जीनियस क्यों ना हो, 3 रेल्म्स को क्रॉस करके लड़ना नामुमकिन है। शायद होली एम्परर भी ऐसा नहीं कर सकता था। अगर वह मर गया तो हम क्या करेंगे? ऐसी आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। जोशी फैमिली के लोगों के चेहरे और भी ज्यादा भारी हो गए। जो उम्मीद उन्होंने इतनी मुश्किल से जलाई थी, वो अब बुझने वाली थी। सबसे अजीब बात यह थी कि हवा में खड़ा गंगा उस भयानक स्वॉर्ड लाइट को देखकर भी बिल्कुल शांत था। न उसने बचने की कोशिश की, न डिफेंस किया। क्या उसने हार मान ली? जैसे ही सभी लोग इस सोच में डूबे थे, गुकेश की तलवार की रोशनी सीधे गंगा पर आ गिरी। धड़ाम। खून चारों तरफ बिखर गया और गंगा का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। इतनी आसानी से मर गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि गंगा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। गुकेश खुद भी एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंसते हुए बोला, हम डुअल रेल्म का जीनियस। कुछ खास नहीं निकला। लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि कैनन अभी भी उसके लोगों पर हमला कर रहा है। वह हैरान रह गया। अगर गंगा मर चुका है, तो उसका डेमन बीस्ट अब भी उसकी बात कैसे मान रहा है? वह समझ नहीं पाया, लेकिन सोचने का समय भी नहीं था। वह कैनन पर हमला करने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके पीछे इशारा करके चिल्लाया, चैन, गंगा। गुकेश ने पलट कर देखा और जो दृश्य सामने था, उसने उसकी सांस रोक दी।
लगभग 50 मीटर दूर गंगा बिल्कुल सही सलामत खड़ा था और उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी थी। गुकेश के दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसने गंगा को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था, फिर वह कैसे जिंदा खड़ा है? सिर्फ गुकेश ही नहीं, वहां मौजूद हर व्यक्ति अवाक था। मरने के बाद वापस आना असंभव नहीं था, लेकिन वह केवल अनडाइंग रेल्म के एक्सपर्ट्स कर सकते थे। गंगा तो सिर्फ अर्ली स्टेज सोल कंडेंसेशन में था, फिर यह कैसे संभव हुआ? सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या उन्होंने भूत देख लिया है? लेकिन इस समय गंगा के मन में खुशी थी। उसने सोचा कि उसका मिरर इमेज इंटेंट सच में बहुत काम का निकला। उसने अपने पावरफुल डिवाइन सोल और मिरर इमेज फ्रैगमेंट्स की मदद से इसे 4th लेवल तक समझ लिया था, लेकिन उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि यह बैटल में इतना असरदार होगा। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बेहद गहरा था। ये सिर्फ अल्यूजन नहीं बनाता, बल्कि असली जैसे रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। उस रिफ्लेक्शन में फॉर्म और एनर्जी दोनों मौजूद रहते हैं, जिससे वो पूरी तरह रियल लगता है। जब गुकेश की तलवार उस पर गिरी, उसी क्षण गंगा ने मिरर इमेज टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उसकी ओरिजिनल बॉडी तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और उसकी जगह एक रिफ्लेक्शन रह गया। इस रिफ्लेक्शन में वही फिजिकल स्ट्रक्चर और एनर्जी थी, इसलिए जब वह टूटा तो खून भी असली जैसा बिखरा। किसी को ये समझ ही नहीं आया कि वह असली गंगा नहीं था। ये टेक्निक कुछ हद तक अनामिका की स्पेशल डिस्टॉर्शन जैसी थी, लेकिन उससे अलग भी थी। स्पेशल डिस्टॉर्शन एनर्जी को स्पेस में मूव करती थी, जबकि मिरर इमेजरी डिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करती थी। इसकी खास बात यह थी कि रिफ्लेक्शन के बाद भी नया मिरर बन सकता था और इल्यूजन और रियलिटी के बीच स्विच करना संभव था, जो स्पेशल डिस्टॉर्शन में संभव नहीं था। लेकिन इसकी कमजोरी भी थी। गंगा का मिरर इंटेंट अभी सिर्फ 4th लेवल पर था। अगर सामने वाला ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग सोल वाला होता, तो वह असली और नकली को पहचान सकता था और टेक्निक को बीच में ही डिसरप्ट कर सकता था। गुकेश ने खुद को संभालते हुए पूछा, तू अभी भी जिंदा कैसे है? गंगा ने जमीन की ओर इशारा किया और बोला, जरा नीचे देख। गुकेश ने नीचे देखा तो पाया कि जो खून और शरीर के टुकड़े पहले गिरे थे, वे अब गायब थे। वह पूरी तरह हक्का-बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुझे मार दिया था। गंगा ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। गुकेश ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। समझ गया, तूने मुझ पर मेंटल अटैक किया था, मुझे इल्यूजन दिखाया। गंगा हंस पड़ा और बाकी लोगों की ओर इशारा करके बोला, तो क्या इन सब पर भी मेंटल अटैक हुआ था? गुकेश का चेहरा फिर से उलझन में पड़ गया। वह बड़बड़ाने लगा कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। अचानक उसने गुस्से में तलवार उठाई और बोला, ठीक है, फिर से मारता हूं। उसने फिर वही अटैक किया। द डिवाइन सेंस रीचेस द हेवंस। धड़ाम! एक बार फिर गंगा का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। इस बार सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। वे देखना चाहते थे कि वह फिर से कैसे जिंदा होता है। लेकिन जैसे ही खून और शरीर के टुकड़े नीचे गिरने लगे, वे अचानक हवा में ही गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। और उसी क्षण दूसरी दिशा से एक और गंगा प्रकट हुआ। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, सेम अपीयरेंस, सेम ऑरा, सेम एक्सप्रेशंस, जैसे कोई इंसान खुद को आईने में देख रहा हो। अब तो दोनों पक्षों के लोग पूरी तरह भ्रमित हो गए। यह इल्यूजन है या हेलुसिनेशन? कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। इसी बीच कैनन बैटलफील्ड में तूफान मचा रहा था। उसने चारों ओर दुश्मनों को मार गिराया और जोशी फैमिली पर से दबाव पूरी तरह हटा दिया। रोनी ने तुरंत मौका भांपकर चिल्लाया, सब लोग पलटवार करो। अब जोशी फैमिली पूरी ताकत से लड़ने लगी। कैनन के नेतृत्व में उनका मोमेंटम पूरी तरह बदल गया। जो पहले दबे हुए थे, अब अटैक पर आ गए। गुकेश के लोग घबरा गए और भागने लगे। उनकी लड़ने की हिम्मत टूट चुकी थी। उधर गुकेश अभी भी वहीं खड़ा था, गंगा को घूरते हुए। उसकी आंखों में डर साफ था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे लड़ रहा है, एक इंसान से या किसी भूत से। तभी कनिका ने रोनी को पीछे धकेलते हुए चिल्लाया, हम नहीं जीत सकते, पीछे हटो। ये सुनकर गुकेश को भी होश आया। उसने अपने दांत काटे, दर्द से उसका दिमाग साफ हुआ और उसका फाइटिंग स्पिरिट वापस लौट आया। वह गर्जकर बोला, नहीं, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। और एक बार फिर वह अपनी पूरी ताकत से गंगा पर टूट पड़ा।
गुकेश ने अपने साथियों को डटे रहने को कहा, लेकिन अब स्थिति उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। कैनन की प्रचंड शक्ति के सामने वे लोग लगातार पीछे धकेले जा रहे थे और अब उनके पास टिके रहने की ताकत नहीं बची थी। कैनन की गति इतनी तेज थी कि वे भागने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे, मानो हवा को चीरता हुआ कोई दैत्य उनके पीछे लगा हो। कनिका के पास भागने का मौका था, लेकिन उसने गलत दिशा चुन ली। कैनन ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और पीछे से रोनी उसका पीछा कर रहा था। वह दोनों के बीच फंस गया, एकदम घिर चुका था और उसकी हालत बेहद खतरनाक हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद गुकेश का ध्यान कहीं और नहीं था। उसकी सारी चेतना सिर्फ गंगा पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में एक ही विचार था, अगर गंगा को मार दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में दृढ़ता चमकी और उसने फिर से तलवार उठाई। द डिवाइन सेंस फेसेस द हेवंस। इस बार उसका अटैक पहले से अलग था। जैसे ही उसने वार किया, उसकी नज़र तुरंत दूसरी दिशा में घूम गई, जैसे वह किसी और गंगा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। धड़ाम! उसका हमला फिर गंगा पर लगा, लेकिन उसी क्षण दूसरी दिशा में एक और गंगा प्रकट हो गया। बिना एक पल गंवाए गुकेश ने तुरंत दूसरा वार किया। फिर से धमाका हुआ और गंगा का शरीर एक बार फिर चकनाचूर हो गया। गुकेश को लगा कि इस बार उसने असली शरीर को मार दिया है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा, गंगा फिर से सामने खड़ा है। उसकी आंखों में अब पागलपन झलकने लगा। मैं मानने वाला नहीं हूं कि मैं तुझे नहीं मार सकता। वह गरज उठा और लगातार हमले करने लगा। हर बार वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। हर सुपरनैचुरल पावर इतनी शक्तिशाली थी कि सामान्य तौर पर गंगा को खत्म कर देती, लेकिन हर बार वही होता, गंगा मरता और फिर किसी और जगह प्रकट हो जाता। यह एक अजीब और डरावना चक्र बन गया था। 10 से ज़्यादा बार अटैक करने के बाद गुकेश की शक्ति कम होने लगी। उसका ट्रू एसेंस तेजी से खत्म हो रहा था, साथ ही उसके दिल में डर और बेबसी का भाव बढ़ता जा रहा था। उसका चेहरा कठोर हो गया। वह फिर एक गंगा को मारता है, फिर दूसरी दिशा में उसे खड़ा देखता है। उसे लगने लगा कि वह पागल हो जाएगा। क्या ये सच में अमर है? उसी समय गंगा की शांत आवाज आई, अब मेरी बारी है। उसने तुरंत अपना 2 पैटर्न शैन मैग्नेटिक स्वॉर्ड निकाला। जैसे ही वेपन पैटर्न एक्टिवेट हुआ, पूरी तलवार ग्रे रंग में बदल गई और उससे एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फोर्स निकलने लगी। आसपास मौजूद सभी लोगों के हथियार कांपने लगे, उनकी दिशा गंगा की ओर खींचने लगी। उन्हें मजबूती से पकड़ना पड़ रहा था ताकि वे कंट्रोल न खो दें। गंगा ने तलवार घुमाई, 9 स्टार्स अलाइंड, 9 स्टार स्वॉर्ड एनर्जीज एक साथ प्रकट हुई। उनके बीच में फायर ड्रैगन विंड के साथ घूम रहा था। ऊपर से शैन मैग्नेटिक फोर्स और पर्पल नेदर फ्लेम ने उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। पूरा पैसेज तपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में मौजूद नमी जलकर खत्म हो जाएगी और शरीर का खून तक उबलने लगेगा। यह अटैक गुकेश को देखकर झटका लगा। उसकी शक्ति उसके अपने डिवाइन सेंस अटैक से कम नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा थी। अब उसे समझ आया कि उसने गंगा को कितना कम आंका था। लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार घुमाई और फिर से डिवाइन सेंस असेंड्स टू हेवन का प्रयोग किया। दोनों शक्तियां टकराने ही वाली थी कि अचानक गुकेश को अपने पीछे एक भयानक एनर्जी महसूस हुई। रॉर! फायर ड्रैगन की गर्जना उसके कानों में गूंज उठी। वह घबरा गया और तुरंत पीछे मुड़ा। उसने देखा, उसके पीछे भी वही अटैक आ रहा है। वही फायर ड्रैगन, वही 9 स्टार्स, वही फ्लेम्स, सब कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल, जैसे कोई मिरर इमेज हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे संभव है? एक अटैक सामने से और वही अटैक पीछे से? सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत पीछे की ओर वार किया, लेकिन वह देर कर चुका था। 9 स्टार्स अटैक उस पर गिर चुका था। उसकी ट्रू एसेंस टूट गई, उसका शरीर एंगल्फ हो गया और जोरदार धमाके के साथ वह खून की धुंध में बदल गया और पीछे जा गिरा। उसी समय उसका सामने वाला अटैक एक मिरर अल्यूजन पर लगा, जो तुरंत टूट गया, क्योंकि उसमें वास्तविक अटैक पावर नहीं थी। कुछ ही क्षणों बाद गंगा फिर प्रकट हुआ, पूरी तरह सुरक्षित। उधर गुकेश दीवार में धंसा हुआ था, मौत के कगार पर। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। ये कैसे हो सकता है? गंगा तेजी से उसके पास पहुंचा और उसकी छाती में तलवार घोंप दी। धीमे स्वर में उसने कहा, मिरर इमेज टेक्निक। गुकेश की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर आखिरी बार शौक उभरा।
तुम तीन तरह की डिवाइन कॉन्शियसनेस। उसके शब्द अधूरे रह गए। उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसकी मौत हो गई। गंगा ने उसका स्टोरेज रिंग और हथियार उठा लिया और तुरंत बैटलफील्ड की ओर मुड़ गया। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। कैनन और रोनी की मदद से जोशी फैमिली ने बाजी पलट दी थी। वे अब कनिका और बाकी लोगों का पीछा कर रहे थे। अब दुश्मन की तरफ सिर्फ कनिका और 2 लेट स्टेज एक्सपर्ट्स बचे थे। कैनन और रोनी मिलकर कनिका को लगातार पीछे धकेल रहे थे। वह बुरी तरह घायल हो चुका था। दूसरी तरफ 2 लेट स्टेज कल्टिवेटर्स अभी भी टिके हुए थे, लेकिन वे जोशी फैमिली के घेरे में थे। गंगा ने बिना देर किए 9 स्टार्स अलाइन का प्रयोग किया। उन दोनों को बचने या डिफेंस का मौका ही नहीं मिला। धमाका हुआ और दोनों तुरंत मारे गए। अब चेन विकास जिन की ओर मुड़ा, लेकिन तभी उसने देखा कैनन ने अपने पंजे से एक चिलिंग अटैक छोड़ा और कनिका के हाथों को जमा दिया। फिर वह झपटकर आगे बढ़ा और एक भयानक डेमोनिक ब्लास्ट उसके सीने पर मारा। कनिका का शरीर टूट गया, हड्डियां चकनाचूर हो गईं। उसी समय रोनी ने मौका नहीं गंवाया। उसने तलवार उठाई और एक अंतिम वार में कनिका को पूरी तरह समाप्त कर दिया। गुकेश, कनिका और उनके सभी साथियों के मारे जाने के बाद जोशी फैमिली ने आखिरकार राहत की सांस ली। लंबे और खतरनाक संघर्ष के बाद उन्हें जीत तो मिल गई थी, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं थी। गंगा और डापाओ को छोड़कर बाकी सभी लोग किसी न किसी स्तर पर घायल थे। जोशी फैमिली का नितिन तो इस लड़ाई में मारा गया था, जिससे पूरे परिवार का माहौल भारी और दुखी हो गया। रोनी आगे बढ़ा। उसने गंगा के सामने हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक कहा, यंग मास्टर, इस बार हम आप पर बहुत बड़ा एहसानमंद हैं। अगर आप नहीं होते तो हम सब यहीं मारे जाते। बाकी जोशी फैमिली के लोग भी आगे आए और उन्होंने भी दिल से धन्यवाद व्यक्त किया। जब से उनकी गंगा से मुलाकात हुई थी, तब से अब तक गंगा ने न सिर्फ 2 बार उनकी जान बचाई थी, बल्कि उन्हें थॉ पैलेस तक भी सुरक्षित पहुंचाया था। साफ था कि वह उनका सबसे बड़ा उपकार करता था। इसके अलावा गंगा और डापाओ की लड़ाई में दिखाई गई ताकत इतनी जबरदस्त थी कि अब कोई भी उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि रोनी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, वह भी अब यह नहीं कह सकता था कि वह गंगा को हरा सकता है। आखिर गुकेश जैसा पीक सोल कंडेंसेशन एक्सपर्ट भी गंगा के हाथों खिलौने की तरह मारा गया था। अब जोशी फैमिली के लोगों के दिल में गंगा के लिए सिर्फ कृतज्ञता ही नहीं, बल्कि सम्मान और थोड़ी सी दहशत भी थी। गंगा ने हाथ हिलाते हुए सहजता से कहा, हम सब साथी हैं, एक दूसरे की मदद करना तो बनता है। इसमें औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। अभी जल्दी से सामान समेटो और यहाँ से निकलते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, पता नहीं क्या आकर्षित हो जाए। सबने तुरंत बैटलफील्ड से अपने अपने स्पॉइल्स इकट्ठे किए और पहले से तय योजना के अनुसार ऊपर जाने वाले पैसेज की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूरी उड़ने के बाद गंगा को अचानक एहसास हुआ कि डापाओ पीछे नहीं आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि डापाओ जमीन पर लेटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था, जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। ये देखकर बाकी सभी लोग चुप हो गए। अभी कुछ समय पहले वही कुत्ता एक भयानक दैत्य की तरह लड़ रहा था, और अब फिर से अपने मोटे, आलसी रूप में वापस आ गया था, एकदम गेंद जैसा दिख रहा था। सभी के मन में एक ही सवाल था, ये कुत्ता आखिर है क्या? गंगा का गुस्सा फूट पड़ा। वह आगे बढ़ा और जोर से लात मारी, जिससे डापाओ 10 मीटर दूर लुढ़क गया। डापाओ ने हल्के से आंख खोली, गंगा को देखा, फिर आंख बंद करके फिर से खर्राटे लेने लगा। गंगा बेबस होकर बोला, तू यहीं मरने का प्लान बना रहा है क्या? वह आगे बढ़ा, उसकी पूंछ पकड़कर उसे उठाया और उड़ते हुए ऊपर की ओर जाने लगा। डापाओ हवा में झूलते हुए भी खर्राटे ले रहा था। बाकी लोग ये देखकर हंस पड़े और उसके पीछे चल पड़े। रविंद्र ने डापाओ को देखते हुए पूछा, सीनियर ब्रदर, ये कुत्ता आखिर किस डेमन रेस का है? ये थोड़ा अलग है। गंगा ने लापरवाही से कहा, यह एक इंडियन कंट्री डॉग है, बिल्कुल बेवकूफ, आलसी और खाने का लालची, इसके अलावा कुछ नहीं। रविंद्र थोड़ा असहज हो गया और चुप हो गया। डापाओ ने ये सुन लिया। उसने आंखें खोली और बड़बड़ाते हुए बोला, वादा करो, वूफ वूफ, अब ऐसा नहीं कहोगे। गंगा ने गुस्से में उसे ऊपर फेंक दिया और बोला, खुद चलना सीख, मुझे तुझे धोने की आदत नहीं है। डापाओ नीचे गिरने लगा, लेकिन फिर मजबूरी में उड़कर वापस गंगा के पास आ गया और नाराजगी से बोला, तू हीरो है?
गंगा ने आंखें घुमाई और कहा, पहले ढंग से बोलना सीख, नहीं तो डेमन को भूल जा। ये सुनते ही डापाओ का चेहरा बदल गया। वह तुरंत विनम्र होकर बोला, भाई, तुम मेरे भाई हो, डेमन को दे दो। गंगा ने झुंझलाकर डेमन को निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। डापाओ खुशी से झूम उठा, उसने एक ही बार में उसे निगल लिया और संतुष्टि से पेट थपथपाते हुए पूंछ हिलाने लगा। बाकी लोग ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनके लिए ये कुत्ता सच में एक रहस्य था। रोनी ने मौका देखकर पूछा, यंग मास्टर, आपने अभी जो टेक्निक इस्तेमाल की वह क्या थी? गुकेश आपको क्यों नहीं मार पाया? गंगा ने कैजुअली जवाब दिया, बस एक अलूजन था, कोई खास चीज नहीं। वह सच्चाई नहीं बताना चाहता था कि उसने मिरर इमेज रेल्म को समझ लिया है, क्योंकि 3 डिवाइन कॉन्शियसनेस होना बेहद खतरनाक राज था। अगर यह बात फैल गई तो बहुत से लोग उसे मारना चाहेंगे, खासकर रॉयल फैमिली। गंगा जानता था कि लोग होली एम्परर के बारे में मानते हैं कि उसने 2 इंटेंट समझे थे, लेकिन असल में उसने 3 समझे थे। यह एक गुप्त बात थी जो केवल सबसे ऊंचे स्तर के लोग जानते थे। गंगा ने अभी 2 इंटेंट दिखे थे, जो पहले से ही असाधारण था, लेकिन इतना नहीं कि टॉप पावर हाउसेस उससे डर जाएं। लेकिन अगर तीसरे इंटेंट का पता चल गया तो हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। रोनी को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। उसने पूछा, अगर यह अलूजन था तो खून और शरीर कैसे दिखे? गंगा ने कहा, यह हाई लेवल अलूजन है, सब कुछ सिम्युलेट करता है। रोनी फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, और अटैक 2 दिशाओं से कैसे आया? गंगा मुस्कुराया और बोला, बस एक सीक्रेट टेक्निक है, ज्यादा मत सोचिए। अब रोनी ने और सवाल नहीं किए, लेकिन उसके मन में संदेह बना रहा। उधर रविंद्र चुपचाप गंगा की पीठ देख रहा था, उसके मन में विचार चल रहे थे। कुछ देर बाद अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसे समझ आ गया, यह मिरर इमेज इंटेंट है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मिरर इमेजरी है, सीनियर ब्रदर ने इसे समझ लिया है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फायर ड्रैगन इंटेंट, विंड इंटेंट और अब मिरर इंटेंट, 3 डिवाइन कॉन्शियसनेस। ये तो पूरी ब्लैक स्टार को हिला देगा। यह असली जीनियस नहीं, एक मॉन्स्टर है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। सीनियर ब्रदर इसे छिपाना चाहता है तो मैं भी कुछ नहीं जानता बनकर रहूंगा। और वो चुपचाप उनके साथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसके दिल में गंगा के लिए सम्मान कई गुना बढ़ चुका था। लगभग 50 से 60 मील तक यात्रा करने के बाद गंगा और उसकी टीम को ऊपर की ओर जाते हुए रास्ते में फिर से 2 मोड़ मिले, जो बाईं और दाईं दिशा में जा रहे थे। गंगा पहले तो चाहता था कि रोनी रास्ता चुने, लेकिन रोनी ने खुद को नेता मानने से इनकार कर दिया और आग्रह किया कि गंगा ही निर्णय ले। गंगा ने ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखाई और सीधे बाईं ओर का रास्ता चुन लिया। करीब 30 मील आगे बढ़ने के बाद वे फिर एक जंक्शन पर पहुंचे, जहां 3 रास्ते सामने फैले हुए थे और एक रास्ता ऊपर की ओर जा रहा था। गंगा रुक गया और चारों तरफ देखकर बुदबुदाया, ये जगह बहुत अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पाइप के अंदर घूम रहे हों, बिल्कुल सुपर मैरियो जैसा। बाकी लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। रविंद्र ने पूछा, सीनियर ब्रदर, यह मैरियो कौन है? गंगा ने सहजता से जवाब दिया, एक बहुत ताकतवर कल्टिवेटर है, पाइप में घुसने में माहिर। सब लोग और भी उलझ गए, लेकिन गंगा ने समझाने की जरूरत नहीं समझी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता चुन लिया और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ गया। कुछ और मोड़ों से गुजरने के बाद गंगा को एहसास हुआ कि यह पूरा इलाका एक भूल भुलैया जैसा है। हर तरफ रास्ते ही रास्ते थे, जो एक दूसरे को काटते और जोड़ते जा रहे थे। वह रुक गया और बोला, अगर ऐसे ही चलते रहे तो पता नहीं कब तक भटकते रहेंगे, हमें सही रास्ता ढूंढना होगा। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोनी ने कहा, ये जगह बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा, हम नहीं जान पा रहे कि कौन सा रास्ता सही है। गंगा ने कहा, मैं सोचता हूँ। वह तुरंत अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गया और अपनी डिवाइन सोल को इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन के सामने लाकर बोला, मास्टर, जल्दी बाहर आओ, अब तुम्हारी जरूरत है। मास्टर की धुंधली आकृति सामने आई। उसने आंखें घुमाकर कहा, पहले तो खुद किताब पढ़ते थे, अब सीधे मुझसे पूछने आ जाते हो। गंगा मुस्कुराया, सीधा पूछना ज्यादा आसान है।
फिर उसने कहा, मैंने अभी तक जो रास्ता तय किया है उसका पूरा नक्शा बना सकता हूँ, तुम देखो कि कोई पैटर्न मिलता है या नहीं। गंगा ने अपनी डिवाइन सेंस से पूरे रास्ते को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। हालांकि कई रास्ते उसने एक्सप्लोर नहीं किए थे, इसलिए नक्शा अधूरा था। मास्टर ने उसे देखा और बोला, इतने अधूरे नक्शे से मैं क्या निकालूं? गंगा बोला, अब तुम ही सहारा हो। मास्टर वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक रुक गया और बोला, ओह, याद आया, ये जगह नाइट डिसेंडेंट पैलेस है। गंगा चौंका, क्या ये तो थॉर पैलेस है? मास्टर ने सिर हिलाया, ये नाम इंसानों ने रखा है, असली नाम नाइट डिसेंडेंट पैलेस है, डेमन रेस का दिया हुआ। गंगा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? मास्टर बोला, जब अंदर आया था तब एंट्रेंस पर एक प्लाग देखा था जिस पर यही नाम लिखा था। गंगा ने कहा, वह डेमन स्क्रिप्ट था, तुम उसे भी पढ़ सकते हो? मास्टर हंस पड़ा, इतनी लंबी उम्र में लगभग हर भाषा सीख ली है। गंगा थोड़ा नाराज हुआ, पहले क्यों नहीं बताया? मास्टर ने हंसकर कहा, बताकर क्या फायदा होता? फिर गंगा ने पूछा, यह नाइट डिसेंडेंट पैलेस आखिर है क्या? मास्टर ने समझाया, ये हर 100 साल में खुलता है, रेड स्टार रीजन की स्टार डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार। इसका मतलब है कि यह उस क्षेत्र की डेमन रेस से जुड़ा है। नाइट डिसेंडेंट शायद शेखावत फैमिली के डिसेंडेंट्स को कहा जाता है, जो वहां की टॉप 3 ताकतों में से एक है। गंगा ने सोचा, अगर ऐसा है तो उन्होंने ये पैलेस यहाँ क्यों बनाया? मास्टर बोला, संभव है कि शेखावत फैमिली का कोई डिसेंडेंट यहाँ हो, या ये पैलेस उसी के लिए बनाया गया हो, लेकिन कोई निश्चित नहीं जानता। गंगा ने सिर हिलाया और कहा, जो भी हो, पहले बाहर निकलने का रास्ता बताओ। मास्टर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शेखावत फैमिली के पैलेस हमेशा अंडरग्राउंड होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, वे ईस्ट डायरेक्शन को महत्व देते हैं। उनके ट्रेजर और मुख्य संरचनाएं हमेशा ईस्ट में होती हैं, तुम बस ईस्ट की ओर बढ़ते रहो। गंगा बोला, तो कंपस चाहिए होगा। मास्टर ने जम्हाई ली और कहा, खुद देख लो, बस मरना मत। फिर वह वापस इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन में चला गया। गंगा बाहर लौटा और सबको कहा, मुझे रास्ता मिल गया है। उसने अपना स्पेशली क्राफ्टेड कंपस निकाला, जो हमेशा साउथ दिखाता था और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होता था। उसने ईस्ट डायरेक्शन तय की और बोला, मेरे पीछे आओ। हालांकि रास्ते सीधे ईस्ट में नहीं जा रहे थे, लेकिन गंगा हर बार ऐसा रास्ता चुन रहा था जो ईस्ट के करीब हो। कई 100 मील चलने के बाद अचानक रास्ता चौड़ा हो गया और दूर से एक विशाल महल दिखाई दिया। सबकी आंखें चमक उठीं, आखिर कुछ मिला, पता नहीं अंदर क्या होगा। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, सभी रुक गए, उत्साह के साथ साथ सावधानी भी थी। महल देखने में साधारण था, लेकिन बहुत विशाल। दोनों ओर बड़े बड़े लोहे के दरवाजे थे, जो बंद थे और भीतर कुछ होने का संकेत दे रहे थे। सबको लगा कि अंदर ट्रेजर हो सकता है, लेकिन गंगा की नज़र कुछ और पर पड़ी। उसने जमीन को ध्यान से देखा। फर्श सीधा और नियमित नहीं था, उसकी संरचना अजीब थी और टाइल्स के बीच की रेखाएं किसी पैटर्न में बनी हुई थीं। गंगा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीमे से कहा, फॉर्मेशन। लगता है इस पैलेस में कुछ खास नहीं है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। रोनी ने आसपास का निरीक्षण करने के बाद अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि गंगा ने तुरंत उसे रोक लिया। रुको, इस पैलेस में फॉर्मेशन है। ये सुनते ही सभी चौंक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई फॉर्मेशन नजर नहीं आया। रोनी ने हैरानी से पूछा, सब कुछ तो सामान्य दिख रहा है, फॉर्मेशन कहाँ है? गंगा ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जो जमीन पर अजीबसी रेखाएं हैं, यही अरे पैटर्न्स हैं। इन्हें बहुत गहराई से छुपाया गया है, और अंदर जो टेबल, चेयर वगैरह हैं, वे भी अरे प्लेट्स की तरह लग रहे हैं। ये फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबने नीचे देखा। फर्श सच में बेतरतीब था और उसमें अजीब रेखाएं बनी हुई थीं, लेकिन जोशी फैमिली में कोई फॉर्मेशन एक्सपर्ट नहीं था, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि रविंद्र ने थोड़ा ध्यान से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये सच में फॉर्मेशन लगता है। ये सुनते ही जोशी फैमिली के लोग गंगा की ओर देखने लगे और आश्चर्य से बोले, यंग मास्टर, आप फॉर्मेशन मास्टर भी हैं? रविंद्र मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि गंगा सिर्फ फॉर्मेशन मास्टर ही नहीं, बल्कि वेपन रिफाइनर, डेमन टेमर और अल्केमिस्ट भी है, और इन चारों क्षेत्रों में उसकी समझ काफ़ी ऊंची है।
अगर जोशी फैमिली को ये सब पता चलता तो वे और भी ज़्यादा हैरान हो जाते। गंगा ने सिर हिलाकर अपनी पहचान स्वीकार की और बोला, ये फॉर्मेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, पहले इसे समझना होगा, फिर तोड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि उन्हें फॉर्मेशंस की कोई समझ नहीं है, इसलिए सब कुछ गंगा पर ही निर्भर था। गंगा ने ध्यान से अरे पैटर्न्स को देखा। उसे थोड़ा बहुत समझ आया, जिससे ये स्पष्ट था कि यह 4 पैटर्न प्रोफाउंड अरे से नीचे का फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी इसे समझना आसान नहीं था। उसने पैटर्न्स को याद किया और तुरंत अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चला गया। उसकी डिवाइन सोल ने इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन खोली और मैचिंग फॉर्मेशन खोजने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पुस्तक खोली, मास्टर बाहर आ गया और हंसते हुए बोला, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये डेमन फॉर्मेशन है, मैजिकल कैनन में दर्ज नहीं है। गंगा ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, तो इसे तोड़ने का कोई तरीका है? मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह कोई और फॉर्मेशन होता तो शायद मुश्किल होती, लेकिन संयोग से मुझे इसका तरीका पता है। गंगा खुश हो गया, तो जल्दी बताओ। मास्टर ने समझाया, ये फॉर्मेशन दिखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन असल में बहुत सरल है। तुमने देखा होगा कि मेन हॉल में 3 बंद दरवाजे हैं, वही इस फॉर्मेशन के कोर हैं। अगर तीनों दरवाजे एक साथ खोल दिए जाएं, तो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होगा। गंगा ने आश्चर्य से कहा, इतना आसान? मास्टर हंस पड़ा, इतना भी आसान नहीं है। तीनों दरवाजे लॉक्ड हैं, उन्हें खोलना मुश्किल होगा, और अंदर क्या है ये भी नहीं पता। अगर गलती से कोई वॉइड रेल्म एक्सपर्ट बाहर आ गया तो सब खत्म, और अगर आधे घंटे में दरवाजे नहीं खोले तो फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर तुम्हें सील कर देगा। गंगा ने आंखें घुमाईं, डराने की जरूरत नहीं है। मास्टर बोला, डरा नहीं रहा, बस चेतावनी दे रहा हूँ। गंगा बाहर आया और सबको पूरी योजना बताए। हम 3 टीम में बंटेंगे, हर टीम एक दरवाजे पर जाएगी, पहले लॉक खोलेगी, फिर एक साथ तीनों दरवाजे खोलेंगे। सबने हामी भरी और टीम बन गई। गंगा, डापाओ और रविंद्र एक टीम में थे, रोनी, मोंटी और नकुल दूसरी टीम में, और सजीव, रूही व गर्ग तीसरी टीम में। एक दरवाजा बाईं ओर था और 2 दाईं ओर। गंगा की टीम बाईं ओर गई, बाकी दोनों टीमें दाईं ओर। मेन हॉल में घुसने के बाद फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन उसकी एनर्जी फेंट रूप से महसूस हो रही थी। गंगा जब दरवाजे तक पहुंचा तो वह सैकड़ों मीटर ऊंचा था और उसका लॉक भी बहुत विशाल था। उसने लॉक को देखा, वह काले लोहे का बना था और उस पर रून्स उकेरे गए थे। उसमें बिजली चमक रही थी, जिसकी ताकत पीक सोल कंडेंसेशन अटैक के बराबर थी। गंगा ने कहा, इसे खोलना आसान नहीं होगा। उसने मास्टर से पूछा, क्या करें? मास्टर ने कहा, 2 तरीके हैं, या तो की ढूंढो या ब्रूट फोर्स से तोड़ो। गंगा ने सोचा, तोड़ने में खतरा है, बेहतर है कि ढूंढी जाए। तभी उसकी नज़र डापाओ पर पड़ी, जो आराम से सो रहा था। गंगा ने उसे लात मारकर उठाया और कहा, चल काम कर, इस लॉक को सूंघ और की ढूंढ। डापाओ ने अनिच्छा से सूंघा और फिर अचानक पूरे हॉल में दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वह एक विशाल की मुंह में दबाकर वापस आ गया। रविंद्र ने आश्चर्य से कहा, आपका डेमन बीस्ट तो कमाल है। डापाओ ने गर्व से वुफ किया और की गिरा दी। गंगा ने की उठाई, साफ की और लॉक में डाली। जैसे ही की अंदर गई, बिजली गायब हो गई। एक क्लिक की आवाज आई और लॉक खुलकर नीचे गिर गया। उधर जोशी फैमिली के लोग बाकी 2 दरवाजों पर फंसे हुए थे। गंगा ने डापाओ को फिर लात मारी, जाकर उनकी मदद कर। डापाओ आलस से बोला, भूख लगी है। गंगा ने कहा, काम कर, 2 डेमन कॉज दूंगा। ये सुनते ही डापाओ उछल पड़ा और दौड़ गया। थोड़ी देर में उसने दोनों कीज ढूंढ ली और लॉक्स खोल दिए, फिर वापस आकर रिवॉर्ड मांगा। गंगा ने डेमन कॉज दिए, जिन्हें उसने तुरंत खा लिया और खुशी से वहीं सो गया। गंगा ने बेबस होकर सिर हिलाया और बाकी लोगों के साथ मिलकर तीनों दरवाजों को एक साथ खोलने की तैयारी करने लगा। तीनों विशाल दरवाजे एक साथ खुलते ही एक भयानक चरमराहट की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे सदियों से बंद ये दरवाजे अब अपनी जंग लगी पकड़ छोड़ रहे हों। वह गर्जना पूरे हॉल में गूंज उठी और कुछ क्षणों तक वातावरण कांपता रहा। जैसे ही दरवाजे खुले, फर्श पर बने अरे पैटर्न्स हल्के हल्के चमके और फिर धीरे धीरे शांत हो गए। हॉल में जो दबा हुआ फॉर्मेशन का दबाव था, वह पूरी तरह गायब हो गया। ये साफ संकेत था कि फॉर्मेशन सफलतापूर्वक डीएक्टिवेट हो चुका है।
ये देखकर सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे, क्योंकि गंगा की योजना पूरी तरह सफल रही थी। अब सबकी नज़रें सामने खुले दरवाजों पर टिक गईं। हालांकि दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। यहाँ तक कि ट्रू एसेंस को आंखों में केंद्रित करने के बाद भी कोई उस अंधेरे को भेद नहीं पा रहा था। भीतर क्या है, ये पूरी तरह रहस्य बना हुआ था। लेकिन उस अंधेरे के भीतर से जो हल्की सी डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी, वह रीढ़ तक ठंडक पहुंचा रही थी, जैसे भीतर कोई भयानक अस्तित्व छिपा हो। दाईं ओर खड़े रोनी ने ऊंची आवाज में पूछा, यंग मास्टर, अब क्या करें? गंगा ने तुरंत जोखिम नहीं लिया। उसने अपने मन में मास्टर से पूछा, अब क्या करें, सीधे अंदर चले जाएं? मास्टर ने जवाब दिया, अब दरवाजे खुल चुके हैं और फॉर्मेशन खत्म हो गया है, तो अंदर कोई बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सावधानी रखो। गंगा ने मन ही मन बुदबुदाया कि यह तो कोई खास सलाह नहीं है। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर सबको कहा, हम तीनों टीमें अपने अपने दरवाजे से अंदर जाएंगे, पहले हालात देखेंगे, फिर बाहर आकर मिलेंगे। सब लोग पहले ही एडवेंचर के लिए तैयार थे, इसलिए किसी ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तुरंत तीनों टीमें अपने अपने दरवाजों की ओर बढ़ गईं। गंगा जैसे ही अंधेरे में कदम रखा, उसने देखा कि डापाओ अभी भी सो रहा है। उसने उसकी पूंछ पकड़कर उसे घसीटते हुए अंदर ले गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी और भारी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। ये साधारण ठंडक नहीं थी, बल्कि एक आधा पर पे आ की मात्रा इंडिया और क्रूर डेमोनिक और थी, जैसे शुद्ध अंधकार का संचित रूप हो। गंगा ने तुरंत फायर ड्रैगन इंटेंट को सक्रिय किया। भले ही वह एक अलूजन था, लेकिन उसकी चमकदार आग ने आसपास का क्षेत्र रोशन कर दिया। अब लगभग 1 किलोमीटर तक सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी खास नहीं था। न कोई ट्रेजर, न फर्नीचर, बस खालीपन। गंगा ने कहा, अंदर और चलते हैं। वह डापाओ को घसीटते हुए आगे बढ़ा और रविंद्र उसके पीछे पीछे चलने लगा। रविंद्र के चेहरे पर तनाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, सीनियर ब्रदर, ये जगह अजीब लग रही है। गंगा ने हल्के से जवाब दिया, अजीब तो होगी ही, वरना यहाँ 70% लोग मरते क्यों? ये सुनकर रविंद्र और भी सतर्क हो गया। अचानक ऊपर से एक काली छाया बिजली की तरह गुजरी। वह इतनी तेज थी कि अगर ध्यान न दिया जाए तो दिखे भी नहीं, लेकिन उस क्षण उसने फायर ड्रैगन की रोशनी को ढक लिया और गंगा ने उसे देख लिया। वह तुरंत रुक गया, ऊपर देखा और अपनी शान मैग्नेटिक स्वॉर्ड निकाल ली। उसने गंभीर स्वर में कहा, सावधान रहो, यहाँ कुछ है। रविंद्र ने तुरंत अपनी विशाल कुल्हाड़ी निकाल ली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। वह काली छाया फिर नजर नहीं आए। गंगा कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, आगे बढ़ते हैं। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते गए। कई किलोमीटर चलने के बाद आखिर उन्हें सामने कुछ दिखाई दिया। गंगा ने फायर ड्रैगन की रोशनी आगे भेजी और देखा कि वहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी है, जो हजारों मीटर ऊंची थी। वो एक डेमन की मूर्ति थी। उसके हाथ में लंबा भाला था, जैसे वह युद्ध के लिए तैयार हो। उसके माथे पर 2 छोटे सींग थे और चेहरा बेहद डरावना और क्रूर था। उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि जब गंगा ने उनमें देखा तो उसे लगा जैसे वह मूर्ति उसे घूर रही हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह तुरंत नजर हटा ली। फिर उसने देखा कि मूर्ति के कवच पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। रविंद्र ने कहा, यह इंसान नहीं है, डेमन है। क्या ये डेमन पैलेस है? गंगा ने जवाब दिया, हाँ, ये डेमन पैलेस ही है। उसने मास्टर से पूछा, ये सिंबल्स क्या हैं? मास्टर ने बताया, यह अक्षर नहीं है, बल्कि शेखावत फैमिली के प्रतीक हैं। ये पैलेस उसी का है। फिर गंगा ने पूछा, यह मूर्ति किस लिए है? मास्टर ने कहा, शेखावत फैमिली बलि देने की परंपरा रखती है। ये मूर्तियां उनके एंसेस्टर्स की पूजा के लिए होती हैं। यह एक सैक्रिफिशियल हॉल है। यहाँ कोई ट्रेजर नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, मूर्ति को छूना मत, वरना गार्डियन मॉन्स्टर्स हमला कर देंगे। गंगा को तुरंत वह काली छाया याद आई और उसने पूछा, मॉन्स्टर क्या होता है? मास्टर ने समझाया, जो जानवर डेमोनिक एनर्जी से प्रभावित होकर पूरी तरह डेमन रेस के अधीन हो जाते हैं, उन्हें मॉन्स्टर या स्लेव बीस्ट कहते हैं। गंगा ने सिर हिलाया और कहा, मतलब यहाँ कुछ खास नहीं है? मास्टर हंस पड़ा। बिल्कुल। गंगा ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। उसने रविंद्र से कहा, चलो, यहाँ कुछ नहीं है। दोनों वापस बाहर निकल गए। उधर दूसरी ओर रोनी, नकुल और मोंटी एक अलग कमरे में पहुंचे थे।
मोंटी की आग की रोशनी में उन्होंने देखा कि 100 मीटर दूर एक ट्रेजर बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स से निकलती ऊर्जा बेहद शक्तिशाली थी। अंदर एक 5 पैटर्न मिस्टिकल वेपन थी और बाकी चीजें भी कीमती लग रही थीं। लेकिन उसी समय एक काली छाया उस ट्रेजर के ऊपर से गुजरी। उसकी ऑरा इतनी खतरनाक थी कि तीनों हिम्मत नहीं कर पाए आगे बढ़ने की। नकुल ने गंभीर स्वर में पूछा, अब क्या करें? रोनी ने कहा, ये खतरनाक है, गंगा को बुलाते हैं, वही और उसका डेमन बीस्ट इससे निपट सकते हैं। मोंटी ने चिंता जताई, लेकिन अगर वह भी नहीं संभाल पाया तो? रोनी कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में कठोरता आई और उसने कहा, यह मौका हमारे परिवार की किस्मत बदल सकता है। अगर गंगा उस मॉन्स्टर को भटका दे तो हम तुरंत ट्रेजर लेकर निकल जाएंगे। ये सुनकर नकुल और मोंटी दोनों चौंक गए। उनके चेहरे पर डर और असमंजस था। उन्होंने एक साथ कहा, भाई, ये तो गंगा को मरवाने जैसा होगा। मोंटी ने तुरंत रोनी को समझाया, भैया, गंगा ने हमारी कई बार जान बचाई है। उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो सरासर एहसान फरामोशी होगी। नकुल ने भी गंभीर स्वर में कहा, गंगा ने हमारी इतनी मदद की है, हम उसका बदला इस तरह नहीं चुका सकते। हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। दोनों भाइयों की बात सुनकर रोनी का चेहरा बदल गया। वह गहरी सोच में पड़ गया और कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में लालच और कर्तव्य के बीच संघर्ष चल रहा था। कुछ समय बाद उसने लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, पहले गंगा को बुलाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये कहकर वो मोंटी और नकुल को लेकर वापस मैं हॉल की ओर लौट आया। उधर गंगा की टीम और गर्ग की टीम पहले ही मैं हॉल में वापस आ चुकी थी। जैसे ही रोनी सामने आया, गंगा आगे बढ़ा और पूछा, सीनियर, हमारे दोनों रूम्स में कुछ नहीं मिला, आपके कमरे में कुछ मिला क्या? रोनी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, एक ट्रेजर चेस्ट मिला है। अंदर की चीजें काफी कीमती लग रही हैं, लेकिन उसे एक अजीब चीज गार्ड कर रही है, इसलिए हम छूने की हिम्मत नहीं कर पाए। अजीब चीज? मॉन्स्टर? गंगा की भौहें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत सैक्रिफिशियल हॉल में दिखी वह काली छाया याद आई। वह जानता था कि ऐसे मॉन्स्टर्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये भी स्पष्ट था कि अगर ट्रेजर चाहिए तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। नाइट डिसेंडेंट पैलेस में बिना जोखिम लिए कुछ हासिल नहीं हो सकता। गंगा ने बिना ज्यादा सोचे कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। वह आगे बढ़ गया और बाकी लोग भी बिना झिझक उसके पीछे हो लिए। अब वे सभी उसे ही अपना लीडर मानने लगे थे। कमरे में प्रवेश करते ही गंगा ने फायर ड्रैगन इंटेंट सक्रिय कर दिया, जिससे आसपास का क्षेत्र रोशन हो गया। रोनी के इशारे पर वह आगे बढ़ा और कुछ ही देर में सभी ने ट्रेजर चेस्ट देख लिया। पूरे पैलेस में हर चीज विशाल थी, लेकिन ये चेस्ट सिर्फ 2 मीटर का था, जो बाकी चीजों की तुलना में असामान्य रूप से छोटा था। उसके ढक्कन से एक तलवार बाहर झांक रही थी। गंगा की आंखों में चमक आ गई। 5 पैटर्न मिस्टिकल वेपन। उसे यकीन हो गया कि अंदर बाकी चीजें भी बेहद कीमती होंगी। लेकिन उसने तुरंत मास्टर से पूछा कि यह चेस्ट बाकी चीजों की तरह बड़ा क्यों नहीं है। मास्टर ने बताया कि डेमन रेस की वस्तुएं आकार में इंसानों जैसी ही होती हैं, इसलिए ट्रेजर सामान्य आकार का है, जबकि पैलेस का विशाल आकार केवल प्रतीकात्मक है। गंगा ने सिर हिलाया और पूछा, अगर मैं इसे लेने जाऊं तो मॉन्स्टर हमला करेगा? मास्टर ने कहा, यह साफ नहीं है, लेकिन यहाँ मॉन्स्टर है, तो कुछ न कुछ जरूर गार्ड कर रहा होगा, सावधान रहना। गंगा ने फैसला लिया और बोला, मैं पहले टेस्ट करता हूँ, तुम लोग यहीं रहो। सब लोग सतर्क हो गए। गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी डिवाइन सेंस पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी और ट्रू एसेंस व स्टार एनर्जी पूरी तरह सक्रिय थी। वह करीब पहुंचता गया। 50 मीटर, 40, 30, 10, 5। चारों ओर सन्नाटा था। रोनी और बाकी लोग अंदर ही अंदर राहत महसूस करने लगे। अगर बिना खतरे के ट्रेजर मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन तभी अचानक अंधेरे से एक तेज हवा का झोंका आया। एक काली छाया बिजली की तरह बाहर निकली और सीधे गंगा पर टूट पड़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। वह पूरी तरह डेमोनिक एनर्जी से घिरी हुई थी और उसकी शक्ति बेहद भयावह थी, कम से कम वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर की। गंगा का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत 8 डेसिलिट ओवरलॉर्ड बॉडी एक्टिवेट किया और अपनी सारी शक्ति डिफेंस में लगा दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
धड़ाम, वह जोरदार टक्कर के साथ दूर फेंक दिया गया, जैसे कोई तीर छोड़ा गया हो। फायर ड्रैगन की रोशनी भी बुझ गई और वह अंधेरे में गायब हो गया। उस जगह खून फैल गया जहां वह खड़ा था। रविंद्र घबरा गया, सीनियर ब्रदर घायल हो गए। वो तुरंत उसकी दिशा में दौड़ा। उसी समय एक पीली छाया तेजी से उसके पास से निकली। वह डापाओ था। कुछ पल पहले तक सो रहा डापाओ अचानक बिजली की तरह सक्रिय हो गया था। दोनों अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन उसके बाद वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ये देखकर गर्ग घबरा गया और बोला, दादाजी जल्दी चलो, मदद करते हैं। रूही भी आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी रोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। दोनों चौंक गए। क्यों? रोनी ने कुछ नहीं समझाया। वह तेजी से ट्रेजर चेस्ट के पास गया, उसे बिना खोले स्टोरेज रिंग में रखा और तुरंत बाहर की ओर भागने लगा। चलो। उसके तीनों साथी कुछ पल हिचके, लेकिन फिर उसके पीछे चल पड़े। लेकिन रूही और गर्ग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वे दौड़कर उसके पास पहुंचे और पूछा, दादाजी आप क्या कर रहे हैं? रोनी की आंखों में ठंडा और कठोर भाव था। उसने कहा, अगर हम रुकेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बेहतर है हम निकल जाएं, यही गंगा के लिए भी अच्छा होगा। रूही का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आवाज़ कांपने लगी। दादाजी, क्या आपने जानबूझकर गंगा को अंदर बुलाया ताकि वह मॉन्स्टर को अपनी ओर खींच ले? और इस बार वह बिल्कुल सही थी। हालांकि रोनी ने पहले कहा था कि वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसके दिल में लालच अभी भी था। आखिरकार उसने वही किया, गंगा को मोहरा बनाकर। रूही के सवाल का सामना करते हुए रोनी ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? रूही गुस्से से कांप उठी, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, गंगा हमारे उपकार करता है, दादाजी आप ऐसा नहीं कर सकते। रोनी का चेहरा और भी सख्त हो गया। वह गुस्से में आने ही वाला था कि गर्ग ने जल्दी से रूही को पीछे खींच लिया और बोला, दादाजी नाराज मत होइए, फिक्स बस भावनाओं में बह रही है। रोनी ने ठंडी आवाज में हूँ कहा और बिना पीछे देखे तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बाकी लोग भी एक एक करके बाहर आने लगे। रूही का चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था। वह पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि अचानक रोनी ने उड़कर उस विशाल दरवाजे को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे बंद कर दिया। भारी गर्जना के साथ दरवाजा बंद हुआ और फिर उसने जमीन पर पड़ा विशाल ताला उठाकर उसे जड़ दिया। जैसे ही उसने ताले से हाथ हटाया, उसमें नीली बिजली की धाराएं चमकने लगीं और दरवाजा पूरी तरह सील हो गया। ये दृश्य देखकर रूही और गर्ग दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रोनी इतना निर्दयी कदम उठा सकता है। अब दरवाजा बंद हो चुका था। अगर गंगा उस मॉन्स्टर को हरा भी देता तो भी वह बाहर नहीं निकल सकता था। गर्ग के दिल में ठंडक दौड़ गई। उसे पहले का वह दृश्य याद आया जब गुकेश ने रूही को छोड़ने की बात कही थी और रोनी कुछ पल के लिए हिचकिचाया था। अब उसे समझ आ गया कि अगर उस समय गंगा और डापाओ ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद रोनी अपनी ही पोती को छोड़ देता। उसके सामने खड़ा ये बूढ़ा व्यक्ति बेहद क्रूर था। वह अपने परिवार को छोड़ सकता था, तो गंगा की क्या कीमत थी? ये सोचकर गर्ग ने सिर झुका लिया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रूही अभी भी चुप नहीं रह सकी। वह आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, दादाजी आपने यह क्या किया? दरवाजा क्यों बंद किया? रोनी ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, अपनी जान बचाने के लिए। रूही का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, लेकिन गंगा का क्या? रोनी की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसका स्वर कठोर ही रहा। हम अपनी जान नहीं बचा सकते तो दूसरों की कैसे बचाएंगे? रूही का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। आपने जानबूझकर गंगा को अंदर भेजा ताकि वह मॉन्स्टर को अपनी ओर खींच ले, और फिर आपने उसे बंद कर दिया। ये तो सीधा विश्वासघात है। चुप! रोनी ने जोर से चिल्लाते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। हालांकि उसने ट्रू एनर्जी का उपयोग नहीं किया था, फिर भी रूही का गाल लाल पड़ गया। वह 30 साल से ज्यादा की थी, लेकिन इस तरह सबके सामने थप्पड़ खाकर वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। रोनी ने गुस्से में कहा, मैंने ये सब जोशी फैमिली के लिए किया है। इस ट्रेजर से हमारा परिवार और मजबूत होगा।
अब सोचो, एक गंगा की जान ज़्यादा जरूरी है या पूरे परिवार का भविष्य। और अगर मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया होता, तो अगर गंगा उस मॉन्स्टर के साथ मिलकर बाहर आ जाता, तो क्या हम बच पाते? रूही कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गर्ग ने उसे रोक लिया और धीरे से कहा, मत बोलो, कोई फायदा नहीं। रूही ने दांत भींच लिए और चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में अपने दादा के लिए गहरी निराशा भर गई। मोंटी ने धीरे से कहा, फाइगजू, तुम्हारे दादा परिवार के लिए कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए। सजीव ने भी सिर हिलाया, जो बड़े काम करते हैं उन्हें कठोर होना पड़ता है, अभी तुम इतनी कठोर नहीं हो। धीरे धीरे बाकी लोग भी रोनी के फैसले को सही ठहराने लगे। अब उनके लिए सबसे जरूरी सिर्फ जोशी फैमिली का हित था, बाकी सब गौन हो गया था। रूही और गर्ग चुप रहे, लेकिन उनके दिल में रोनी के लिए तिरस्कार भर गया। उधर कमरे के अंदर गंगा जमीन पर गिरा पड़ा था। उस एक वार ने उसके पूरे शरीर को झकझोर दिया था। हालांकि उसने 8 डेसिलट ओवरलॉर्ड बॉडी और अपनी पूरी शक्ति से खुद को बचाया, फिर भी वह उस मॉन्स्टर की ताकत का केवल 30% ही झेल पाया। बाकी की शक्ति ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, उठना भी मुश्किल था, लड़ना तो दूर की बात थी। कमबख्त, सीधा मार ही देता, वह बड़बड़ाया। तभी उसने अपने बाईं ओर से एक ठंडी डेमोनिक ऑरा महसूस की। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अजूर स्काई निकालने की कोशिश की ताकि तीर चला सके, लेकिन तभी मास्टर की आवाज आई, जल्दी उस मॉन्स्टर से मायाकोरो डसाया, बोलो। गंगा हैरान रह गया, लेकिन उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत जोर से कहा, मायाकोरो दसाया। जैसे ही उसने कहा, एक काली आकृति उसके सामने आ गई। वह उससे सिर्फ 30 सेंटीमीटर दूर थी। डेमोनिक एनर्जी धीरे धीरे लहरों की तरह घूम रही थी, और उसके अंदर जो आकृति थी, उसे देखकर गंगा स्तब्ध रह गया। वह एक काली बिल्ली थी, पूरी तरह काली, चमकदार फर और कांच जैसी चमकती आंखें। वह उसे घूर रही थी, जैसे उसे परख रही हो। गंगा हैरान रह गया। उसने सोचा था कि मॉन्स्टर बहुत भयानक होगा, लेकिन ये तो एक साधारण बिल्ली निकली। लेकिन असली सवाल ये था, यह अचानक शांत क्यों हो गई? तभी पीछे से आवाज आई और रविंद्र और डापाओ आ गए। बिल्ली ने तुरंत सिर घुमाया और उसकी आंखों में फिर से खतरनाक चमक आ गई। गंगा ने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको, मैंने इसे शांत कर दिया है। रविंद्र तुरंत रुक गया। डापाओ भी रुक गया, लेकिन उसने बिल्ली को घूरा और दांत दिखाते हुए गुर्राया। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे वह फिर से अपने लड़ाई वाले रूप में आने वाला हो। गंगा ने तुरंत कहा, अड़पाओ, मत हिलो, ये बिल्ली हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डापाओ ने उलझन में वुफ कहा और उसे घूरने लगा। अभी मैं गंगा के साथ में कुछ एपिसोड्स को डाल रहा हूँ, बाकी मॉर्निंग में डाल दूँगा। कल सारी सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे, इंक्लूडेड टुडे। बाकी 2-3 दिन और एपिसोड कंटिन्यूस दूंगा मैं, उसके बाद डेली आना शुरू हो जाएंगे आपके एपिसोड, अल्टरनेटिव पे नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए कल मॉर्निंग शाम तक मैं कल प्रोवाइड करूँगा एपिसोड्स को, बाकी आज 1-2 प्रोवाइड कर दूँगा।